हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट? सबसे पहला आता है हमारे पास कि क्रॉप क्या है। आपका क्रॉप क्या है, मतलब अगर हम घर पे भी प्लांट उगा दें तो क्या वो क्रॉप बन जाएगा? अगर हम कोई रोज का प्लांट उगा रहे हैं तो क्या वो क्रॉप बन जाएगा हमारा? उसको क्या हम क्रॉप बोल सकते हैं? नहीं। क्रॉप और प्लांटिंग में डिफरेंस होता है। प्लांटिंग जो आप करते हो किसी भी स्मॉल एरिया में इजीली कर सकते हो, लेकिन क्रॉप क्या होता है जब एक ही तरह के प्लांट को आप एक लार्ज स्केल पे लगाना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप। क्या मैं लिख देती हूँ आपके लिए, व्हेन अ प्लांट ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह का, सेम काइंड आर cultivated on a large scale is called crop। क्या बोला मैंने कि जब भी किसी एक टाइप के प्लांट को आप एक लार्ज स्केल पे ग्रो करते हो, लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करते हो, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। अब बात आती है कि क्रॉप कितने टाइप्स की होती है। हमारा जो इंडिया है, हमें पता है एक बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मानसून आता है वो भी अलग अलग टाइम पे आता है। मतलब अगर महाराष्ट्र की साइड देखें तो वहाँ पर अलग टाइम पे मानसून आता है, और अगर हम नॉर्थ साइड में चले जाएं तो वहाँ अलग टाइम पे मानसून आता है। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं हमारे इंडिया की, वो एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, ये सब चीज़ें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। तो इसी क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए हमारे इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए जो क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? वो क्रॉप्स जो समर सीजन में उगाई जाती है, या फिर मैं बोलूँ जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। अगर मैं टाइम पीरियड लिखूं इनका तो रेनी सीजन। अब इंडिया में रेनी सीजन कब से कब तक माना जाता है आपका? जून से सितंबर। तो कोई भी क्रॉप जो आपकी रेनी सीजन में, या फिर मैं बोलूं जिसका टाइम पीरियड जून से सितंबर, मतलब जून में वो उगाई जाए, वो सितंबर या अक्टूबर के आसपास उसको काट लिया जाए, तो वो जो क्रॉप होती है वो आपके आती है खरीफ क्रॉप में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जो इंडिया में विंटर सीजन में उगाई जाती है। कौन से सीजन में? विंटर सीजन। विंटर सीजन इंडिया में कब से कब तक स्टार्ट होता है? अक्टूबर से मार्च तक हम इसको मान के चलते हैं। तो अक्टूबर से मार्च तक के बीच में जो भी आपकी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं उनको बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स। एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे व्हीट है, मेज है, मस्टर्ड है, ये क्या है आपके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल। ओके, अब तीसरी हमारी आती है ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप, ज़ैद क्रॉप कौन सी होती है? जो इन दोनों के अलावा, इन सीजन्स के अलावा या इन टाइम पीरियड के अलावा जो बीच में टाइम बचता है उसमें जो क्रॉप उगाई जाती है उसको बोलते हैं आप ज़ैद क्रॉप। तो ये आपके 3 टाइप्स हैं क्रॉप्स के। सबसे पहला खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, जिसका टाइम पीरियड जून से सितंबर का होता है। सेकंड है रबी क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाई जाती है, जिसका टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। नेक्स्ट है ज़ैद क्रॉप जो इन दोनों के बीच के सीजन में, मतलब ये कल्टीवेट कर ली हमने, उसको काट लिया, उसके बाद जो टाइम पीरियड थोड़ा बहुत बचता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम फिक्स अक्टूबर में ही उगाई जाए, अक्टूबर नवंबर के आसपास सीजन देखते हुए, तो उसके इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड बचता है उसमें जो क्रॉप उगाई जाती है उसको बोलते हैं हम ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप में आपके टाइप्स आ सकते हैं, कोई भी सब्जी उगा रहे हैं, जैसे आप कोई भी
सब्जी अगर उगा रहे हैं तो वो आप किसी भी टाइम पे इन दोनों के बीच में जो खाली होती है जगह तब आप उगा सकते हैं इजीली। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब उसके बाद हम आते हैं कि क्या जगह पे, या मैं सिंपल बोलूँ खेत में बीज डालने से मेरी क्रॉप उग जाएगी क्या अच्छे से? अगर मेरे पास सीड है और मैंने वो सिंपल डाल दी है तो क्या उग जाएगी? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्लांट उगाना चाहते हो तो जो मिट्टी आप ले रहे हो, क्या उसमें ऐसे ही डाल दोगे तो बीज उग जाएगा? उग तो जाएगा, लेकिन जो उसके अच्छे से उगने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी क्रॉप या कोई भी प्लांट या कुछ भी आप अगर प्लांटिंग भी कर रहे हो, आप अगर घर पे किसी का वो फ्लावर का पेड़ भी लगाते हो तो आपकी सबसे पहली जो विश होती है वो ये होती है कि उसमें फ्लावर्स अच्छे से आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए और अच्छे आए। तो किसी भी फार्मर की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि वो जो क्रॉप कर रहा है उसकी जो यील्ड निकल के आए या क्वालिटी और क्वांटिटी जो निकल के आए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी निकले। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप उगाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, उन प्रोसेस को बोलते हैं हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब इन बेसिक प्रैक्टिसेस में हमारी मेनली 7 प्रैक्टिसेस आती हैं। सबसे पहली आती है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड आता है आपका, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मतलब होता क्या है बेसिक, डिटेल में हम अच्छे से करेंगे, मैं बेसिक बता देती हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई खेत जो है काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ है तो उस पर जो बारिश की वजह से और हवा की वजह से जो मिट्टी है वो अलग ही हो जाती है, मतलब बिल्कुल टाइट हो जाती है। देखा होगा आपने, अगर कहीं बारिश हो जाती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो टाइट हो जाती है। तो उस मिट्टी को लूज करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें सीड को उसमें डालना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड पॉइंट आपका आता है सोइंग। सोइंग मतलब बीज को डालना। जब आपने सोइल को प्रिपेयर कर लिया है उसके बाद आप उसमें बीज डाल सकते हैं। थर्ड आता है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ आपका आता है इरिगेशन। फिफ्थ आपका आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ आपका आता है हार्वेस्टिंग। और लास्ट आपका आता है स्टोरेज। किसी भी क्रॉप को करने के लिए ये कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, या मैं बोलूँ बेसिक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपकी बेसिक प्रैक्टिसेस है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है आपका सोइंग, थर्ड है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, नेक्स्ट है आपका इरिगेशन, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड लास्ट इज स्टोरेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इनको रब कर देती हूँ मैं। सबसे पहला आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? जैसे मैंने अभी पहले बताया, किसी भी सॉइल को लूज करना, मतलब उसमें जो प्लेन हो गया है उसको लूज करना, उस सॉइल को, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। या इसी मेथड को हम बोलते हैं टिलिंग, टिलिंग या प्लगिंग। किसी भी सॉइल को, द प्रोसेस इन विच द सॉइल इज लूजन इज कॉल्ड टिलिंग। सॉइल को लूज करना, उसके जो क्रम्स होते हैं उनको फोड़ना, उनको कम करना, उसको हम बोलते हैं टिलिंग या फिर प्लगिंग। अब ये क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात, मतलब ऐसा क्या है इसमें, हम ऐसे कैसे क्यों नहीं डाल देते कोई भी बीज? तो किसी भी सॉइल को लूज करना इसीलिए जरूरी है
कि जब लूज करने के बाद जो सीड है वो आपका अच्छे से ग्रो कर पाएगा, मतलब एक अच्छी डेप्थ में जा पाएगा, और जो उसकी रूट्स ग्रो करेंगी वो भी नीचे तक अच्छे से ग्रो कर लेंगी। जैसे अगर किसी बंजर फसल पे डाल दो, एक बिल्कुल टाइट है जहाँ पर सालों से आपने कुछ नहीं उगाया, उसमें अगर सीड डालोगे, क्योंकि वो जो सॉइल है वो खराब हो चुकी है, बिल्कुल टाइट हो चुकी है, तो जो रूट्स है उसकी वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, और कोई भी जो प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग या अच्छा तब बनता है जब उसकी रूट्स, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को लूज करने का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग। और ये क्यों किया जाता है? सबसे फर्स्ट आपका क्यों किया जाता है? ताकि जो रूट्स है वो आपकी अंदर तक जा सके। रूट्स कैन गो डीप इनसाइड, रूट्स अंदर तक जा सके। दूसरा रीजन क्या है इसका करने का? दूसरा रीजन ये है कि जब कोई फार्मर प्लांट्स उगाता है या क्रॉप उगाता है, तो जो प्लांट उगता है वो आपका कुछ सेंटीमीटर्स तक ही उगता है नीचे, मतलब रूट्स जो है वो कुछ सेंटीमीटर्स तक नीचे जाती हैं। तो ऑब्वियसली जो जितनी जगह में जा रही हैं उस जगह में जो भी वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, मॉइस्चर है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है वो उस प्लांट ने ले लिए। अब अगर नेक्स्ट प्लांट को भी वही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो जो नीचे का मटेरियल है, मतलब हमारी जो लेयर है, हमारे जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड डीके जो होते हैं वो लेयर्स में दबते जाते हैं, वो डीप इनसाइड द अर्थ चले जाते हैं। तो उनको ऊपर लाने के लिए, ताकि जो आगे वाली क्रॉप है वो भी न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके, इसलिए हम इस सॉइल को लूज करते हैं, नीचे के पोर्शन को ऊपर लेके आते हैं ताकि वो इजीली न्यूट्रिएंट्स को ले सके। ठीक है, ये है हमारा क्यों सॉइल को लूज किया जाता है, सबसे पहला रीजन। अब बात आती है कि सॉइल को लूज कैसे करें। सॉइल को लूज कैसे करें? तो सॉइल को लूज करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल मेथड्स, या आप ट्रेडिशनल मेथड्स ना लेके आप सिंपल प्लग, फर्स्ट मेथड आता है आपका प्लग। किस चीज का यूज कर सकते हैं? प्लग क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हल। देखा होगा आपने बचपन में, अगर कभी गांव में गए हो, खेती होते हुए देखी होगी, तो हल देखा होगा आपने। उसमें क्या होता है, हल में एक लकड़ी का लंबा सा, लकड़ी की स्टिक रहती है, और नीचे जो आयरन की प्लेट टाइप, कॉनिकल टाइप में प्लेट रहती है, जो क्या करती है आपकी, जब उसको आयरन की प्लेट को मिट्टी पे रखा जाता है और आगे चलाया जाता है, तो सॉइल को वो लूज निकालती हुई चलती है। तो सबसे फर्स्ट मेथड है आपका प्लग। इसमें जो है आपका बैलों का यूज किया जाता है, बुल्स। वो कैसे कि जो आप लकड़ी की स्टिक ले रहे हो, उसमें लकड़ी की जो स्टिक जिससे अटैच है वो, उस स्टिक पे एक आगे की तरफ स्टिक लगाई जाती है, और वो दोनों स्टिक जो है, दोनों एंड्स जो है वो बैलों के सिर पे, इधर गर्दन पे रखे जाते हैं, और उसके बाद पूरा हल चलाया जाता है और सॉइल को लूज किया जाता है। सेकंड मेथड आता है आपका हो। हो क्या होता है? फावड़ा, हिंदी में सुना होगा फावड़ा। उसमें क्या होता है, एक लकड़ी की स्टिक होती है, आयरन की पतली प्लेटिंग होती है, और एक कोने, एक साइड, एक एंड पे, लकड़ी के एक एंड पे वो लगी होती है। उसको आप हाथ से यूज करते हो। ठीक है, डायग्राम बनेगा नहीं बट कोशिश करती हूँ मैं। इस टाइप से रहती है, ये लकड़ी की लॉग है, वो यहाँ पर जो है वो एक इस टाइप से आयरन की प्लेट रहती है। तो इस प्लेट से जो है आपकी मिट्टी को निकाला जाता है बाहर, और यहाँ से पकड़ के निकाला जाता है। तो ये सेकंड मेथड है हो। थर्ड मेथड आपका आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? ट्रैक्टर में यूज किया, ट्रैक्टर से यूज किया जाता है इसको। पीछे पूरा वो होता है, उसमें एक आयरन के सर्कुलर शेप में स्ट्राइक्स लगे रहते हैं। उन स्ट्राइक से क्या होता है, आपका कल्टीवेशन होता है, मतलब वो जो सॉइल है वो लूज होती है, और पूरा प्रोसेस सॉइल का लूजनिंग का हो जाता है। तो ये है आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हमने पढ़ा कि होता क्या है, किसी भी सॉइल को लूज करना, किसी भी
सॉइल को लूज करना उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, या उसी मेथड को हम बोलते हैं टिलिंग या प्लगिंग। तो आपके पास इस मेथड से नहीं, इससे इस नेम से आएगा कि व्हाट इज टिलिंग, व्हाट इज प्लगिंग। तो टिलिंग क्या होता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। क्यों किया जाता है, ताकि जो रूट्स है वो अंदर तक जा सके और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से, प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर सके। सेकंड रीजन ये था कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं पहले, और हमारे जो डेड डीके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लेयर्स में नीचे दबते जाते हैं अर्थ में, उन लेयर्स को बाहर निकालने के लिए, या फिर मैं बोलूँ उन डीकेज को बाहर, जो एक डिकम्पोजिशन के बाद मैन्योर का काम करता है या न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने के लिए, ताकि जो आने वाले प्लांट्स हैं वो उसको इजीली यूज कर सके, इसके लिए ये किया जाता है। अब आते हैं कि किस चीज से किया जाता है। सबसे पहला मेथड है आपका प्लग, जिसको बोलते हैं हिंदी में हल, जो बैलों से यूज किया जाता है, बैलों का यूज करके होता है ये। इसमें एक लकड़ी की लॉग होती है और दूसरा आयरन की एक प्लेटिंग होती है कॉनिकल शेप में, जिससे उसको लूज किया जाता है। सेकंड है हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं फावड़ा। फावड़े में क्या होता है, एक लकड़ी की लॉग होती है और ये आयरन की प्लेटिंग होती है, बिल्कुल पतली प्लेट होती है, और हाथ से इसको किया जाता है, हाथ से पकड़ के। थर्ड है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मतलब ट्रैक्टर का यूज करके किया जाता है, इसमें आयरन के सर्कुलर स्पाइक्स टाइप के होते हैं, उससे कल्टीवेट किया जाता है सॉइल को। सेकंड मेथड आता है हमारा सोइंग। अब क्योंकि हमने सोइल को प्रिपेयर कर लिया है, तो अब हमारा क्या है प्रोसेस कि हम उसमें बीज डालें। सेकंड मेथड आता है हमारा सोइंग, मतलब उसमें बीज डालना। अब कोई भी फसल उगाने से पहले जो आप बीज यूज कर रहे हैं, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो गुड क्वालिटी का है कि बैड क्वालिटी का है। मतलब जैसे कई बार देखा होगा घर में जो हम ग्रेन्स यूज़ करते हैं उनमें कीड़े लगने की वजह से छेद हो जाता है, तो वो हमारे गुड क्वालिटी में नहीं आते, क्योंकि वो जो यील्ड देंगे वो प्लांट उनसे अच्छा नहीं उगेगा या तो उगेगा ही नहीं। तो किसी भी फार्मर को बीज डालने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो सीड्स यूज़ कर रहा है वो गुड क्वालिटी के हैं कि बैड क्वालिटी के हैं। अब कैसे करेगा, हमारे पास बेसिक मेथड होते हैं। मेथड होता है क्या कि आप सारे सीड्स को पानी में डालो, जो सीड्स ऊपर तैरेंगे वो बैड क्वालिटी के सीड्स हैं, उनको निकाल दीजिए, और जो नीचे बेस पे हो गए आ गए हैं वो सीड्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, आप उनको आगे यूज़ कर सकते हैं सोइंग में। तो सोइंग में क्या होता है, आप जो अच्छी गुड क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उसको मिट्टी में डालते हैं और वो आगे प्लांट बनते हैं। अब सोइंग के भी कुछ मेथड्स हैं कि किससे बीज को डाला जाता है। पहले जो हम यूज़ करते थे वो, जैसे हमने प्लग पढ़ा, हल, उसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलूँगी, उसी टाइप का एक वो होता है डिवाइस। उसमें क्या, जैसे हम हल के लिए यूज़ करते हैं कॉनिकल शेप, हल के लिए हम एक कॉनिकल शेप यूज़ करते हैं, इसी तरह से जो इसका फर्स्ट मेथड होता है उसमें एक फनल टाइप का होता है, ये फनल टाइप का होता है, और ये जो फनल टाइप है वो एक लकड़ी के लॉग से अटैच होता है, लकड़ी के लॉग से अटैच, या जो हम प्लग यूज़ कर रहे थे उसी के पीछे, उसी के बगल में एक ये फनल लगी रहती है, और आगे जो बैलों से हम यूज़ करते हैं इसको, वो आगे बैलों से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सीड्स डालते चलते हैं, और वो सीड्स जो है वो यहाँ से निकल के मिट्टी में आते जाते हैं। तो इस तरह से हम पहले सोइंग करते थे, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था सोइंग करने का। सेकंड मेथड हमारा आता है जिसमें हम कल्टीवेटर जो हम यूज़ कर रहे थे उसी टाइप का एक मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कल्टीवेटर ट्रैक्टर के लिए हम ट्रैक्टर से यूज़ कर रहे थे, जिसमें आयरन के वो स्पाइक्स थे, उन्हीं स्पाइक्स में एक ऊपर एक टैंक टाइप का होता है जिसमें आप सीड्स डाल देते हैं, और हर एक सीड्स जो टैंक में अलग अलग छेद होते हैं, उन छेदों में से आपकी पाइप निकलती है, ठीक है। अब वो पाइप क्या करती हैं, आपकी मिट्टी तक जाती हैं और उनमें सीड्स आते जाते हैं, और वो सीड्स को छोड़ती हुई आगे चलती हैं, ठीक है।
अब इसमें और उस प्रोसेस में डिफरेंस मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? इसमें जो है, इस वाले प्रोसेस में जो है 2 आदमियों की जरूरत पड़ती है, एक वो जो हल चला रहा है, एक वो जो सीड्स डाल रहा है। अब क्योंकि मान लो वो सीड्स डाल रहा है और उसके पास सीड्स खत्म हो गए, तो वो निकालेगा उनको, तब आगे डालेगा। इतने में जो चलाने वाला है वो आगे चला जाएगा, है ना। तो क्या होता है इसमें कि जो सीड्स डाल रहे हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे, या फिर मैं बोलूँ एक तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे नहीं डल पाते, दूसरा अंदर तक नहीं डल पाते अच्छे से, ठीक है। लेकिन जो हम नया मेथड यूज करते हैं, कल्टीवेटर वाला जो मेथड यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, सीड्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद, और दूसरा अंदर तक अच्छे से डीप जाते हैं। डीप जाने का फायदा क्या है, अगर सीड्स ऊपर ही रहेंगे तो जो बर्ड्स वगैरह घूमते हैं, बर्ड्स उड़ते रहते हैं, वो क्या करेंगे, उनको खा लेंगे और ले जाएंगे, खा लेंगे, तो वो सीड वहां से हट गया, तो जो आपकी क्रॉप होगी वो अच्छी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सीड्स ही नहीं बचे तो क्रॉप कहाँ से होगी, ठीक है। इसीलिए अब जो मेथड यूज किया जाता है वो ज्यादातर कल्टीवेटर वाला मेथड यूज किया जाता है, ना कि ये वाला मेथड। तो ये सोइंग आपका। इसके बाद थर्ड मेथड आता है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो आप हिंदी में, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सोइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बार बार उगाए जा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स एक टाइम तो ऐसा आएगा न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू, खत्म भी नहीं, कम होना शुरू हो जाएंगे, तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो बाहर से जो हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं उनमें, उनको बोलते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये क्यों जरूरी है, प्लांट की हाई यील्डिंग के लिए, ताकि जो उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ रही है वो आप बाहर से दे सको, इसीलिए इनको ऐड किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब हमने एक ही क्यों नहीं लिखा, मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है कि जो मैन्योर होता है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो आप देसी चीजों से बना रहे हो। जैसे आप गांव साइड में जाओ तो जो गोबर होता है इकट्ठा हो जाता है, उसको आप खेतों में स्प्रेड कर देते हो, ठीक है। और एक और बात, ये जो खेतों में ऑर्गेनिक मैन्योर स्प्रेड किया जाता है वो मेनली कई बार प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पहले भी किया जाता है। क्यों? ताकि अगर आप पहले डाल दोगे तो जो सॉइल है, जब आप उसको लूज कर रहे हो, तो जो फर्टिलाइजर मैन्योर ऊपर डाला है वो नीचे जाना शुरू कर देगा, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसमें। अब मिक्स हो जाएगा तो उसमें जो मैन्योर में जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म वगैरह जो वो जनरेट होना शुरू होते हैं, वो उसमें अच्छे से हो पाएंगे और उस फसल को और अच्छा बना पाएंगे। सबसे पहली बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये डेड डीके से बनता है, या डीके ऑर्गेनिज्म से बनता है, ठीक है। ये डीके ऑर्गेनिज्म से बनता है। सेकंड, इसका सेकंड क्या है, बट अब ये क्या है फर्टिलाइजर्स, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो लेबोरेटरीज में बनाया जा रहा है, जो केमिकल से बनाया जा रहा है, मतलब ये केमिकल से बनाया जा रहा है। जो आपका फर्टिलाइजर है वो केमिकल से बनाया जा रहा है। मैन्योर क्या होता है, ये जो है आपका ह्यूमस को इंक्रीज करता है। सॉइल में ह्यूमस को इंक्रीज करता है। फर्टिलाइजर भी आपका फर्टिलाइजर भी आपका जो है ह्यूमस को इंक्रीज करता है। फर्टिलाइजर भी इंक्रीज करता है, लेकिन अगर आपने फर्टिलाइजर का अमाउंट ज्यादा डाल दिया है, फर्टिलाइजर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो,
तो जो सॉइल है आपकी वो फर्टाइल होना कम हो जाएगी, मतलब उपजाऊ होना कम हो जाए, धीरे 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 उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और वो जो सॉइल है वो अच्छी क्वालिटी की क्रॉप देना बंद कर देगी, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स हैं तो इस वजह से जो बाकी चीज़ें हैं वो भी तो इफेक्ट करेंगी ना, उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो। तो ये है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो प्लांट है हमारा वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसको जो न्यूट्रिएंट्स की कमी फील हो रही है वो कमी वो यहाँ से पूरी कर सके। अब दूसरा एक और आता है कि अगर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए हमने, ठीक है, लेकिन और क्या कर सकते हैं हम, मतलब और भी तो, ऐसा तो नहीं ना एक ही बस यही ऐड करते जाओ। मैंने जैसे बोला कि फर्टिलाइजर अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो हमारे पास सेकंड मेथड आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप का रोटेशन मतलब रोटेट करना, रोटेट मतलब घुमाना नहीं, रोटेशन मतलब ऑल्टरनेट टाइम पे कोई और क्रॉप्स को ग्रो करना। जैसे हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं मेनली क्या करते हैं, एक सीजन पे एक फसल उगाते हैं उसी खेत में, और दूसरे सीजन पे क्या करते हैं, उसी खेत में दूसरी फसल उगाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया जनरेट करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मतलब प्लांट्स को एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है, मतलब एक खाद का काम करता है वो। तो जो हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जनरेट करता है। तो ऑल्टरनेट टाइम पे अगर आप वो प्लांट लगा दो तो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है सॉइल में वो आपकी पूरी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के हम एग्जांपल ले सकते हैं, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, फॉस्फोरस और बहुत सारे, नाइट्रोजन है, सल्फर है, बहुत सारे। तो ये आपका एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड किए जाते हैं, किसको ऐड करने से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देगा क्योंकि ये केमिकल से बना हुआ है। ठीक है, और हमने ये देख लिया कि कैसे यूज करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ अल्टरनेट क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। लिख देती हूँ मैं, अरे यार, growing of alternate crop on the same field is called crop rotation। तो ये है आपका क्रॉप रोटेशन का और फर्टिलाइजर और मैन्योर्स ऐड करने का। क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है, ताकि जो कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया, फिर मैं बोलूँ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ पॉइंट है आपका इरिगेशन। क्या है, इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये बहुत जरूरी है। is called irrigation। अब
मैंने ये क्यों लिखा, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप घर पे कोई प्लांट उगाते हो, घर पे कोई प्लांट उगा रहे हो और उसमें लगातार पानी डालते हो, फॉर एग्जांपल ऊपर से बारिश भी हो रही है और आप भी उसमें पानी डालते हो, उसको सूखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो जड़ें हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगी, वो खराब होना शुरू हो जाएंगी और जो प्लांट जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक फिक्स इंटरवल पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा, किस प्लांट को कितने पानी की जरूरत है, कब जरूरत है, उसी टाइम पे उसको पानी देना, तो वो होता है आपका इरिगेशन। ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। एक सेकेंड, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पानी देना, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन जो है बहुत सारे मेथड से किया जाता है, इसके मेनली दो टाइप से टाइम की बेसिस पे डिस्कस किए जाते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड है आपके मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में जो आते हैं आपके, वो सिस्टम आते हैं डेली, रात, ये सारे और भी हैं बहुत सारे। तो इस टाइप के जो सिस्टम आते हैं आपके ट्रेडिशनल मेथड में, आपने देखा होगा पहले वीडियोस में देखा होगा, एक कुआं होता है या पॉन्ड टाइप का होता है, उसमें एक सर्कुलर शेप में वो लगी रहती है और जो बैल है वो चारों तरफ घूमते हैं और मटके से भर के आते हैं और बाहर पानी गिरता जाता है। तो ये इन्हीं सिस्टम्स में आ जाते हैं। मॉडर्न मेथड में ये है आपका इंपॉर्टेंट, मॉडर्न मेथड में पहला आता है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। कौन सा, स्प्रिंकल सिस्टम। सेकंड आपका आता है ड्रिप इरिगेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, जो आपकी मोटर यूज की जाती है उसमें से एक पाइप निकलता है जहां से पानी निकल रहा है, उस पाइप को एक अलग अलग पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है और वो पाइप जो है आगे जाके पेड़ के पास एक शावर की फॉर्म में ऊपर एक नोजल लगाया जाता है और ऊपर नोजल जो है वो शावर की, जैसे आपने फाउंटेन देखा होगा या फिर कहीं पर गार्डन में गए होंगे तो गार्डन में जो बेसिकली घास को पानी दिया जाता है वो इसी सिस्टम से दिया जाता है, मतलब एक फाउंटेन टाइप का लगा रहता है और उस फाउंटेन से चारों तरफ वो पानी आता है, तो उसके एरिया में जो जो आएगा वो उस प्लांट को पानी लग जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पाइप्स लगाए जाते हैं हर प्लांट के पास। तो ये होता है स्प्रिंकल सिस्टम, जिसमें मोटर से पाइप्स कनेक्ट किए जाते हैं, पाइप्स को एक नोजल से अटैच किया जाता है और जो नोजल है वो एक शावर या फाउंटेन की शेप में आती है और वो पूरे को पानी देती है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम का ही टाइप होता है, इसमें क्या करते हैं, शावर की फॉर्म में पानी निकल रहा था। इसमें क्या होता है कि जो पाइप्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल ये आपकी मोटर है, ये और पाइप्स गए हैं और ये प्लांट्स हैं, तो ये जो पाइप्स लगाए जाते हैं वो प्लांट्स के रूट्स के पास लगाए जाते हैं, प्लांट्स के रूट्स के पास। इससे क्या होता है, जो भी पानी निकल रहा है वो डायरेक्ट रूट्स तक पहुंचता है और इरिगेशन हो जाती है। अब इस मेथड से क्या एडवांटेज है, बेसिक एडवांटेज यही है कि इसमें जो डायरेक्ट रूट्स तक पहुंच रहा है और इसमें क्या होता है, फाउंटेन की फॉर्म में रहता है, मतलब अगर मैं ऐसे मानूं ये प्लांट है तो ये ऊपर नोजल रहता है और ये पानी इस तरह से फाउंटेन की शेप में निकलता है। तो इससे क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, लेकिन इससे डायरेक्ट रूट्स में जा रहा है तो जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो आपका कम हो रहा है। ये है आपका इरिगेशन सिस्टम। क्या है, रेगुलर इंटरवल पे पानी देना किसी प्लांट को या क्रॉप को, वो होता है इरिगेशन। दो तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आपके ढेकली, राहत और बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप यूज करते थे पहले। मॉडर्न मेथड में ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न मेथड में दो मेथड यूज किए जाते हैं,
स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, जो मोटर होती है वो पाइप से कनेक्ट होती है और पाइप जो आगे नोजल से कनेक्ट होता है और एक फाउंटेन की शेप में आपके प्लांट, हर एक प्लांट के पास एक नोजल रहता है और उस नोजल से फाउंटेन की शेप में पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, इसमें भी ऐसे नोजल्स को कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो नोजल्स होते हैं आपके, उसको प्लांट्स के रूट के पास कनेक्ट किया जाता है, तो जो पानी है वो डायरेक्ट रूट्स के पास पहुंच रहा है, इससे जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो आपका कम हो जाता है। ये इरिगेशन। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विद द मेन क्रॉप। जो आपके मेन क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, मतलब जैसे घास हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, उसमें साइड में घास हो रहा है, तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। अब इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये वीड्स नहीं हटाएंगे हम, तो क्या होगा, ये हमारे वीड्स जो है वो मेन क्रॉप के साथ compete करेंगे, मतलब हम जो भी पानी दे रहे हैं वो भी इनको लगेगा। रूट्स को जो स्पेस चाहिए वो इनकी रूट्स भी ग्रो करेंगी, तो इनको भी स्पेस मिलेगा, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। फर्टिलाइजर्स हम ऐड कर रहे हैं तो वो इनको भी मिलेगा फर्टिलाइजर्स, तो ये भी ग्रो करेंगे। तो जो मेन प्लांट के लिए जगह चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, उसमें ये साथ साथ compete कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिसाइडिंग। क्या बोलते हैं? किलिंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होता है? किलिंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिसाइड्स। जो केमिकल आप वीडिसाइड किलिंग के लिए यूज कर रहे हैं उनको बोलते हैं वीडिसाइड, ठीक है। जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं उनको बोलते हैं वीडिसाइड्स, उस प्रोसेस को वीडिसाइड, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब ये किससे कर सकते हैं? आपने एक खुरपी देखी होगी, खुरपी। एक तो मेथड है हमारा कि हम दवाई डाल दें इनमें। कब डालें दवाई? दवाई भी तब डालें जब ये छोटे छोटे हैं, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो पाए, फ्लावर नहीं दे पाए। अगर ये एक बार फ्लावर दे देंगे तो फिर इनको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर उन्होंने फ्लावर नहीं दिया, उससे पहले ही हमने इसको रिमूव कर दिया, कोई दवाई डाल के रिमूव कर दिया, या उनको हाथ से प्लग करके रिमूव कर दिया, या फिर एक डिवाइस आता है खुरपी, जो एक लोहे की चीज़ होती है, इसमें लकड़ी का बना होता है, वो लोहे की प्लेट्स होती है साइड में, और उसको हाथ से यूज़ करते हैं। उन सब मेथडों से आप इसको क्या कर सकते हो, वीड्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब वीड्स को रिमूव क्यों कर रहे हैं ये पता चला, क्योंकि अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारे मेन क्रॉप के साथ compete करेंगे फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी आर प्रोवाइडिंग देम, इसलिए हमें इनको रिमूव करना ज़रूरी है। वो केमिकल्स जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, दवाई, उसको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स, ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिसाइड। ज़रूरी है ये, और खुरपी वगैरह हम यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। नेक्स्ट मेथड आता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब आपकी क्रॉप पूरी अच्छे से पक के या अच्छे से बड़ी हो चुकी है, बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, उस टाइम पे उसको क्रॉप को काट लेना,
उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर व्हेन इट गेट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, जो हार्वेस्टिंग होती है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट गेट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब वो अच्छे से पूरी बड़ी हो जाए तब उसको काट लेना, इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब हमने कर तो लिया, मतलब उसको तो काट लिया। मान लो अगर ये पूरा प्लांट है, ये मेरा पूरा प्लांट है किसी भी चीज़ का, इसको मैंने बिल्कुल यहाँ से जड़ से, ये मिट्टी है मेरी, इसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ से मैंने इसको काट लिया, लेकिन बीज तो जो होंगे वो तो इधर ही होगा मेरा, इधर तो कुछ नहीं है, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को, जो इसके अंदर ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स हैं उसको शाफ्ट से रिमूव करना, ये सेपरेट करना। ग्रेन्स को शाफ्ट, शाफ्ट मतलब जो कचरा होता है एक तरह का उसका, जो उससे सेपरेट करना, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब ये दोनों ही मेथड जो है, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, ये किससे किया जाता है? एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर, या फिर मैं बोल देती हूँ थ्रेशर, क्योंकि आजकल दोनों ही काम एक ही मशीन कर देती है। क्या? हार्वेस्टर या फिर थ्रेशर। इससे क्या होता है, आप पूरा का पूरा प्लांट इसमें डालते हो और एक साइड से वो शाफ्ट निकल जाता है और दूसरी साइड से आपका ग्रेन्स निकल जाते हैं। ये आपका प्रोसेस हार्वेस्टिंग का। ओके, हार्वेस्टिंग के बाद आपका लास्ट आता है स्टोरेज। हार्वेस्टिंग के बाद आपका लास्ट है स्टोरेज। अब जो आपने ग्रेन्स निकाल लिए हैं उनको एक ऐसी जगह पर स्टोर करके रखना जहां पर कीड़े मकोड़े ना हो, मॉइस्चर ना हो, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टोरेज। ओके, स्टोरेज क्या है? ग्रेन्स जो आपने निकाले हैं उनको एक ऐसी जगह पर रखना जहां पर कीड़े मकोड़े ना हो, मॉइस्चर ना हो, वाटर ना हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टोरेज। जैसे स्टोरेज के लिए मेनली आप यूज करते हैं क्या? लोहे की वो टंकियां जो बड़ी बड़ी आती हैं वो यूज करते हैं। दूसरा, जो जूट के बैग्स होते हैं, जो बोरी जिनको बोलते हैं, उनमें हम स्टोर करते हैं ग्रेन्स को। तो ये सारे हमारे स्टोरेज के मेथड हैं। या फिर जैसे हम घरों में अगर थोड़ा बहुत मंगवाते हैं, थोड़ा मतलब कम क्वांटिटी में, अगर हमारे जैसे गेहूं घर के लिए मंगवाते हैं, तो उसमें मम्मियाँ क्या करती हैं कि टंकी में लास्ट पहले सबसे पहले क्या डालती है, उसको अच्छे से धूप में रखती हैं ताकि कोई भी पानी ना हो उसमें। फिर धूप में रखने के बाद जब उसमें ग्रेन्स डालती है उससे पहले उसमें बीच बीच में नीम की पत्तियां डालती हैं, क्योंकि नीम की जो पत्ती होती है हमारी, वो किसी भी कीड़े को जन्म नहीं देने देती, मतलब उसके लिए एक पॉइजन का काम करती है वो नीम की पत्तियां। दूसरा, हम उसमें दवाई भी, गोलियां रखते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं ताकि कीड़ा ना जन्मे उसमें। तो ये सारे हमारे स्टोरेज के प्रोसेस हैं, ठीक है। अब स्टोरेज के टाइम पे भी ध्यान देना पड़ता है कि क्या उसमें कोई शार्प अब तो नहीं है, मतलब थ्रेशिंग के बाद भी अगर थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे जो जिनके पास थोड़ी बहुत फसल है, ज़्यादा खेती नहीं है, तो वो हम थ्रेशर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। विनोइंग मेथड, एक मेथड यूज़ करते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? हाथ से शाफ्ट और ग्रेन्स को सेपरेट करना इज कॉल्ड विनोइंग। ये होता है आपका विनोइंग, हाथ से सेपरेट करना। जैसे मम्मी जब घर में गेहूं साफ करती हैं तो वो हाथ से ही करती है ना। या फिर एक और मेथड आता है जिसमें आप ऊपर से ग्रेन्स को डालते हैं और हवा की वजह से जो शाफ्ट होता है वो निकलता है, और ग्रेन जो है वो नीचे गिरते जाते हैं।
तो ये था आपका पूरा हार्वेस्टिंग और स्टोरेज का। स्टोरेज में क्या कर रहे हैं हम, उसको ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर पानी ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो और अच्छे से वो रह सके। दूसरा किस में स्टोर कर रहे हैं हम, उसको टंकियों में भी स्टोर करते हैं, जूट के बैग बोरियों में भी स्टोर करते हैं, ठीक है। नीम की पत्तियां डाल रहे हैं उसमें ताकि कोई कीड़े ना जन्मे उसमें। तो ये सारा हमारा है स्टोरेज का। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री। मतलब हमने प्लांट्स का तो पढ़ लिया कि अगर प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं तो वो क्रॉप कहलाती है। इसी तरह से अगर आप एनिमल्स को कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हो, मतलब उनको एनिमल्स को आप कमर्शियल यूज के लिए, जैसे उनका दूध बेच रहे हो, उनका जो भी चीजें हैं, मतलब फ्लैश बेच रहे हो या कुछ भी है, एनिमल्स को कमर्शियली पालना, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स को कमर्शियली पालना, कमर्शियल पर्पस के लिए उनको ग्रो करना, वो आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री में। इसमें सिर्फ इतना ही था। जैसे शीप को पालते हैं, हैंस को पालते हैं, तो ये सब क्या है आपका एनिमल हस्बेंड्री। काऊ बफेलो जिनका दूध आप बेचते हो, वो सब। तो ये था पूरा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और अगर प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और इसको और लोगों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको पसंद आया है तो हो सकता है सामने वाले को भी पसंद आ जाए, वो किसी और को भेज दें। इसीलिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।